हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो ये हमारा बीएफएम का मेंटरशिप प्रोग्राम जून 2026 के यूनिट 2 का पार्ट 2 लेक्चर है और हम लोग अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे जो कि बेस्ड है गिफ्ट टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी दोस्तों हम समझने वाले हैं कि जो रेसिडेंट इंडियन किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को गिफ्ट कब दे सकता है। ठीक है, तो मतलब एक हमारा रेजिडेंट इंडियन है और एक पर्सन है जो कि भारत से बाहर रह रहा है। तो ये रेजिडेंट इंडियन जो है ये बाहर बाहर वाले पर्सन को गिफ्ट कब दे सकता है, हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। सिंपल भाषा में बोलें कि अगर आप भारत में निवासी हैं तो आप किसी बाहर रहने वाले पर्सन को गिफ्ट दे सकते हैं, बट सिर्फ फेमा का रूल फॉलो करके ही दे सकते हैं। तो मेन रूल सुपर इंपॉर्टेंट है। मेन रूल यही कहता है कि देखो, गिफ्ट सिर्फ तब अलाउड है जब जिसको गिफ्ट दे रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपका रिलेटिव हो। राइट, तो वही कह रहा है कि गिफ्ट अलाउड ओनली व्हेन, तो ये लिखा है ना, गिफ्ट अलाउड ओनली टू रिलेटिव एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट से सिर्फ तब अलाउड होता है दोस्तों जब आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपका रिलेटिव हो। राइट, ओल्ड वाला 1956 एक्ट का लिस्ट अब वैलिड नहीं है। पहले था 1956 का लिस्ट, अब उसे हटाकर 2013 का लिस्ट आ गया है। अब दोस्तों इसका रूल क्या है वो थोड़ा देख लीजिए कि गिफ्ट अलाउ ओनली इफ रिसीवर इज द रिलेटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसीवर है वो रिलेटिव है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 और रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। राइट, तो बस इस लाइन को याद रख लीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो गिफ्ट कब अलाउड है? जब रिसीवर जो हो रिलेटिव हो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक रेसिडेंट है, वो अपने स्टेप ब्रदर को गिफ्ट दे सकता है पर स्टेप डॉटर को गिफ्ट नहीं दे सकता है ना। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट है वो अपने स्टेप ब्रदर को गिफ्ट दे सकता है बट अपनी स्टेप डॉटर को गिफ्ट नहीं दे सकता। तो रिसीवर और रिलेटिव हो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की। मेन बात यही ध्यान रखिएगा कि आप किसी बाहर रहने वाले पर्सन को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन फेमा का रूल फॉलो करना होगा। गिफ्ट तभी अलाउड है जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपका रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, आप कंपनीज एक्ट 2013 में एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि देखो ये सब पर्सन रिलेटिव होते हैं। तो उस लिस्ट में दोस्तों स्टेप ब्रदर आता है बट स्टेप ब्रदर डज नॉट कम्स। प्लीज नोट इट डाउन। आइए अगला जो कंसेप्ट है वो है रिलेटिव का डेफिनेशन। अभी मैंने आपको बताया ना कि हाँ रिलेटिव को आप दे सकते हैं, आखिर रिलेटिव होता कौन है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो एक्चुअली फेमा का जो गिफ्टिंग का रूल समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है रिलेटिव को समझना। एक पर्सन तब रिलेटिव माना जाता है जब वो इन 3 कैटेगरी में से किसी एक में से फॉल करता है, इफ दे फॉल अंडर द 3 कैटेगरीज। तो कौन सा 3 कैटेगरी है? पहला लिखा है HUF का मेंबर हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो। दूसरा लिखा है हस्बैंड एंड वाइफ और तीसरा लिखा है लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशन, जो कि 2013 एक्ट में क्लियरली डिफाइन है। HUF का मेंबर रिलेटिव कहलाएगा, फिर हस्बैंड एंड वाइफ और फाइनली कर रहा है कि लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 2013 एक्ट ने रिलेटिव की लिस्ट काफी छोटी कर दी कंपेयर टू ओल्ड 1956 एक्ट। 1956 का एक्ट था, उसमें लिस्ट बहुत ही लंबा था और 2013 एक्ट में क्या हुआ कि लिस्ट को काफी छोटा कर दिया। इसका मतलब कि पुरानी लिस्ट वाली बहुत सारे रिलेटिव को अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कौन कौन से इंक्लूडेड रिलेटिव है वो जरा देख लीजिए। तो देखिए, फादर है इंक्लूडिंग स्टेप फादर रिलेटिव में आते हैं, मदर है इंक्लूडिंग स्टेप मदर रिलेटिव में आते हैं, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन रिलेटिव में आता है, डॉटर्स रिलेटिव में है, डॉटर्स हस्बैंड रिलेटिव में है, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर रिलेटिव में है, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर रिलेटिव में है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए कि बाकी इस लिस्ट से बाहर कोई रिलेटिव नहीं है। तो दोस्तों इस पे केस स्टडी बन सकता है, ठीक है, कि आप रिलेटिव है या नहीं है, गिफ्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये सभी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का जो लिस्ट आया ना, राइट, कंपनीज एक्ट 2013 का जो लिस्ट आया उसमें ये सब रिलेटिव माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेप मदर रिलेटिव है लेकिन ग्रैंड मदर रिलेटिव नहीं है। ग्रैंड मदर का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ ग्रैंड मदर। राइट, तो स्टेप मदर रिलेटिव माना जाता है लेकिन ग्रैंड मदर रिलेटिव नहीं माना जाता है। तो आई होप ये याद रहेगा आपको। तो एक सिंपल लाइन में याद रखिएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो लिस्ट है ये शॉर्टर रिलेटिव लिस्ट है और इसीलिए फेमा गिफ्टिंग में पहले वाले के रिलेटिव अब अलाउड नहीं है। राइट, सो मेनी अर्लियर रिलेटिव आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर फेमा गिफ्टिंग। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो अभी हमने समझा। राइट, कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल आपको क्या बताया कि देखिए बेसिकली फेमा के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला है कि देखो, गिफ्ट सिर्फ रिलेटिव को ही अलाउ होता है और ये रिलेटिव कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिसाइड होती है।
गिफ्ट किसको अलाउ होगा, केवल रिलेटिव को गिफ्ट दे सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल मीनिंग है दोस्तों कि अगर आप भारत में बैठकर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, अब गिफ्ट में आप पैसा हो सकता है दे सकते हैं, यू कैन गिफ्ट एज मनी, यू कैन गिफ्ट एज प्रॉपर्टी। तो यदि आप भारत में बैठकर किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, चाहे वो मनी हो या प्रॉपर्टी हो, राइट, तो वो रिलेटिव लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। तो वो रिलेटिव लिस्ट में होना चाहिए। और कंपनीज एक्ट 2013 वाला जो लिस्ट है वो फेमा गिफ्टिंग में एप्लीकेबल लिस्ट है। और सेकेंड रूल हमने ये देखा कि देखिए, एक रेसिडेंट दूसरे रेसिडेंट को फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं दे सकता। गिफ्ट नॉट अलाउड बाय रेसिडेंट टू अनदर रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी, राइट, ये ध्यान रखना है, स्पेशली जब वो पैसा फॉरेन अकाउंट में क्रेडिट होना हो तो, राइट। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक रेसिडेंट जो है दूसरे रेसिडेंट को फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं दे सकता। जैसे ये मान लीजिए रेसिडेंट 1 है, ये मान लीजिए रेसिडेंट 2 है, सो ही कैन नॉट गिव गिफ्ट टू द रेसिडेंट नंबर 2, राइट। किस किस करेंसी में, फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं दे सकता। समझ में आया दोस्तों, स्पेशली जब वो पैसा फॉरेन अकाउंट में क्रेडिट होना है तो। मान लीजिए कि ये जो पैसा है ये कहाँ क्रेडिट होना है, फॉरेन अकाउंट में क्रेडिट होना है तब। सिंपल मीनिंग है कि भारत में रहने वाला आदमी को इंडिया में रहने वाले दूसरे आदमी को डॉलर, पाउंड, यूरो में गिफ्ट देना अलाउड ही नहीं है। मतलब दोनों आदमी रेजिडेंट ही है, दोनों आदमी भारत में ही रह रहा है, तो ये इसको गिफ्ट में फॉरेन करेंसी नहीं दे सकता, डॉलर नहीं दे सकता, पाउंड नहीं दे सकता, यूरो नहीं दे सकता, कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं दे सकता। फॉरेन अकाउंट में डालना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, समझे। तो ये बातें समझ में आ गई। तो हमने 2-3 चीजें सीखी यहाँ से कि देखिए दोस्तों, 2013 का जो एक्ट है ना उसको न्यूक्लियर फैमिली एक्ट बोलते हैं। इसका मतलब कि 2013 का एक्ट सिर्फ क्लोज ब्लड रिलेशन प्लस स्पाउस प्लस HUF को रिलेटिव मानता है। 2013 का जो एक्ट है वो क्लोज ब्लड रिलेशन प्लस स्पाउस प्लस HUF को रिलेटिव मानता है, यानी कोई एक्सटेंडेड या डिस्टेंट रिलेशनशिप काउंट नहीं होते। तो इसमें दोस्तों नो एक्सटेंडेड और डिस्टेंस रिलेशन इज काउंटेड, राइट। एक लाइन याद रखिएगा कि सिर्फ बिल्कुल पास वाले लोग आएंगे, जैसे एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली होती है, यही हमारा इसका डेफिनेशन है। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटिव अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर फेमा गिफ्टिंग। बताइए कौन रिलेटिव नहीं है। स्टेप ब्रदर आई थिंक है, स्टेप सिस्टर है, स्टेप डॉटर नहीं है, डॉटर हस्बैंड है। तो हमारा जो पुराना एक्ट था 1956 का, उसमें स्टेप डॉटर थी, लेकिन फिर उसको 2013 के एक्ट में एक्सक्लूड कर दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस तरह का केस स्टडी आता है एग्जामिनेशन में। तो कह रहा है कि देखो, एक रेजिडेंट है जिसने गिफ्ट किया $10,000 किसी दूसरे रेजिडेंट को उसके फॉरेन बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। इज दिस परमिटेड, फुल्ली अलाउड, अलाउड विद RBI, नॉट अलाउड। यह सही जवाब है, नॉट अलाउड। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए, एक रेजिडेंट R1 है, ये R2 को पहली बात तो फॉरेन करेंसी कोई गिफ्ट कर ही नहीं सकता, और दूसरी बात मान लीजिए कि गिफ्ट कर भी रहा है तो मान लीजिए कर रहा है पहले तो ये कर नहीं सकता, और उसको फॉरेन बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। समझे बात को दोस्तों। आपके साथ जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूं ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का पार्ट है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको एक तरह का सैंपल डेमो है जो कि आपको यूट्यूब पे मिलता है। कंप्लीट डेमो लेक्चर के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको BFM का अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही तरीके से समझ रहे हैं। पहले हम लोग उसके शॉर्ट नोट्स को देखते हैं, उसके बाद दोस्तों उस पर जो न्यूमेरिकल MCQs बन सकते हैं वो देखते हैं, कैसे पॉइंट को याद रखना है ये भी मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके मैकमिलन बुक से एक एक चीज को मैग्नीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं डोनेशन टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। आइए इसको समझते हैं। तो फेमा का जो LRS है इसके 2 सिंपल कंसेप्ट को समझेंगे, डोनेशन आउटसाइड इंडिया और एमिग्रेशन एक्सपेंस। तो सबसे पहला है डोनेशन टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। देखिए दोस्तों, एक रेजिडेंट इंडियन कोई भी पर्सन, NGO या ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के बाहर डोनेशन दे सकता है। तो कोई भी हमारा रेजिडेंट इंडियन है ये डोनेशन दे सकता है, किसी डोनेशन दे सकता है, किसी भी पर्सन को डोनेशन दे सकता है जो कि भारत के बाहर हो, राइट। तो कोई भी पर्सन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी NGO हो, राइट, जो कि भारत के बाहर डोनेशन दे सकता है अंडर द LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर ये अलाउड है, राइट। यानी कि एक साल में अपनी मैक्सिमम लिमिट तो आपको बताइए $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में आप मैक्सिमम $2.5 लाख तक डोनेशन भेज सकते हैं, राइट, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी NGO आउटसाइड इंडिया। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है कि जो डोनेशन होना चाहिए नॉन कॉमर्शियल, मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग डोनेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा लिखा है कि बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कि जेन्युइन पर्पस के लिए होना चाहिए, कोई सेडी काम के लिए नहीं होना चाहिए। शुड बी बोनाफाइड, दैट मींस द पर्पस शुड बी जेन्युइन,
राइट। द पर्पस शुड बी जेन्युइन, देयर शुड बी नो सीडी रीजन। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि $5,000 जो है किसी फॉरेन एनजीओ को देना, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड है अंडर एलआरएस। यू कैन गिव $5,000 टू अ फॉरेन एनजीओ, दिस इज कंप्लीटली अलाउड अंडर एलआरएस। चलिए, तो अगर मान लीजिए रीजन जेन्युइन है तो अमाउंट एलआरएस लिमिट के अंदर अलाउड होता है, प्लीज याद रखेंगे। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा एमिग्रेशन का। क्या आता है दोस्तों? एमिग्रेशन। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में सेटल या इमिग्रेट हो रहे हैं और वो कंट्री कुछ फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट डिमांड करती है, तो आप वो पैसा भेज सकते हैं। मैं फिर से बता दो दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो रहे हैं, ठीक है, या इमिग्रेट हो रहे हैं, और वो कंट्री कुछ फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट डिमांड करती है, तो आप वो पैसा भेज सकते हैं। लिखा है ना, सेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज एज रिक्वायर्ड बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन। आप मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो रहे हैं, इमिग्रेट हो रहे हैं, और वो कंट्री कुछ फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट डिमांड करती है, तो आप वो पैसा भेज सकते हैं। तो इसमें की आइडिया क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर इमिग्रेशन अथॉरिटी को रिक्वायर्ड अमाउंट $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए, समझे, तो जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उसको रिक्वायर्ड अमाउंट $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए, तो $2.5 लाख के ऊपर ही भी अलाउड है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो लिख रहा है ना, बियॉन्ड $2.5 लाख जो अलाउड है इफ रिक्वायर्ड बाय इमिग्रेशन अथॉरिटी प्लस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। तो अगर इमिग्रेशन अथॉरिटी को रिक्वायर्ड अमाउंट $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए तो फिर आप दे सकते हैं। इसके ऊपर भी अलाउड होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि $2.5 लाख लिमिट है एलआरएस के अंदर, राइट। इसके ऊपर चाहिए तो फिर अलाउड है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। यानी दोस्तों एक्चुअल इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट की रिसीट, लेटर, प्रूफ, ये सब चाहिए। इसका रूल यही कहता है दोस्तों कि देखो, एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इंसिडेंटल एक्सपेंस के लिए अलाउड है, राइट। एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज अलाउड फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंस। ये हमारे बॉन्ड खरीदने के लिए, लैंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड नहीं है। वही पॉइंट यहाँ लिखा है कि जो एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सिर्फ इंसिडेंटल एक्सपेंस के लिए अलाउड होता है। ये बॉन्ड, लैंड, इन्वेस्टमेंट जैसे इमिग्रेशन पॉइंट्स, मतलब जिससे आपका इमिग्रेशन पॉइंट इंक्रीज हो, वैसे अलाउड नहीं है। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, सिर्फ सेटलिंग एक्सपेंस अलाउड है, पॉइंट गेनिंग इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इंसिडेंटल एक्सपेंस के लिए अलाउड है। ये बॉन्ड, लैंड, इन्वेस्टमेंट, फॉर दिस पर्पज दीज आर नॉट अलाउड, प्लीज रिमेंबर इट। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सिर्फ सेटिंग एक्सपेंस अलाउड है, राइट, एंड पॉइंट गेनिंग इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, देखिए, कनाडा इमिग्रेशन का मैंडेटरी सेटलमेंट फंड पे करना है तो अलाउड है। पेइंग मैंडेटरी सेटलमेंट फंड फॉर कनाडा एक्सपेंस इमिग्रेशन, दिस इज अलाउड। चलिए, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं, जो कि है गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये कंसेप्ट नंबर 3 है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा फेमा का नेक्स्ट सुपर इजी टॉपिक है। अगर कोई पर्सन भारत से बाहर जॉब लेने जा रहा है तो उसके ट्रेवल, इनिशियल स्टे या स्टार्टिंग सेटलमेंट के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो एलआरएस में कवर होता है। तो सिंपल सी बात है कि समवन इज गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जॉब लेने जा रहा है तो उसको ट्रेवल इनिशियल स्टे या स्टार्टिंग सेटलमेंट के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो एलआरएस के अंदर कवर होता है, राइट, दे आर कवर अंडर एलआरएस। और दोस्तों सिंपल वर्ड में बोलें कि न्यू जॉब के लिए अब्रोड जाना, दिस इज अ एलआरएस अलाउड पर्पस, प्लीज याद रखिएगा। तो दोस्तों इस पर्पस के लिए आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो एलआरएस लिमिट के अंदर होता है। और एलआरएस का लिमिट आपको पता ही है कितना है जी, $2.5 लाख एलआरएस का लिमिट है। यानी कि जॉब के लिए दुबई, कनाडा, यूके, सिंगापुर कहीं भी जा रहे हैं, राइट, इनिशियल एक्सपेंस एलआरएस लिमिट में हैंडल हो जाएगा। वही कर रहा है, ट्रैवलिंग टू दुबई फॉर न्यू जॉब एलआरएस इज परमिसिबल। यही लिखा है कि गेटिंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट, यस इट इज डन। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि देखो, आप एम्प्लॉयमेंट अब्रोड है तो एलआरएस एलिजिबल पर्पज है। तो दुबई में मान लीजिए न्यू जॉब स्टार्ट करने के लिए ट्रैवल का खर्चा प्लस जो स्टार्टिंग एक्सपेंस लेना है, ये सब के सब एलआरएस के अंदर परमिसिबल है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रोड। तो इसको देखिएगा, तो अगर आपके क्लोज रिलेटिव फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो उनकी जो डेली नीड्स है, उनकी जो स्टे है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मनी है, मंथली सपोर्ट के लिए भी पैसा भेजना फुल्ली अलाउड है। लिखा है ना, तो मेंटेनिंग मतलब यही हुआ, मेंटेनिंग क्लोज रिलेटिव मींस व्हाट, तो उनकी हेल्थ, उनकी डेली नीड्स, उनकी स्टे, एजुकेशन या मंथली सपोर्ट के लिए पैसा भेजना फुल्ली अलाउड है। और ये फेमा में मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव के नाम से कवर होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव। अब दोस्तों इसमें की आइडिया क्या है, देखिए क्लियर आइडिया यही है कि क्लोज रिलेटिव का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है
जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, राइट। यही कह रहा है दोस्तों कि देखिए क्लोज रिलेटिव का जो डेफिनेशन है का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, यानी कि वही न्यूक्लियर फैमिली स्टाइल लिस्ट, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, HUF एक्सेट्रा। और फॉर्मूला वही है कि मेंटेनेंस अब्रोड LRS के अंदर अलाउड है, और लिमिट आपको पता ही है $2.5 लाख का लिमिट है। हाँ, अब एक चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप स्टेप ब्रदर को पैसा भेज रहे हैं, राइट, जो कि अब्रोड स्टे कर रहा है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि रिलेटिव में आता है ना क्लोज रिलेटिव। मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था, तो हमने अभी क्लोज रिलेटिव देखा था, तो उसको आप भेज सकते हैं पैसा, राइट। तो सेंडिंग मनी टू क्लोज मेंटेन क्लोज रिलेटिव हु लिव अब्रोड, तो किसके कर सकते हैं, यू कैन इम्पोर्ट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर पर्सनल यूज। बस एक कंडीशन क्या है कि देखिए बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। यू कैन इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस। ये कंडीशन ध्यान रखना है। इसमें की आइडिया क्या है कि दोस्तों कि देखिए आर्ट इंपोर्ट करते वक्त आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रूल फॉलो करने होते हैं। सो वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग द आर्ट, राइट, जब भी आप आर्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रूल है, यू हैव टू फॉलो दैट। यानी कि FTP में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या स्पेशल परमिशन चाहिए तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या सीखा दोस्तों, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आर्ट जब आप परचेज करेंगे बिल्कुल अलाउड है LRS के अंदर, राइट। बस कंडीशन यही होना चाहिए कि वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज ना हो। आर्ट परचेज बिल्कुल अलाउड है LRS के अंदर, इफ नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। जैसे मान लीजिए कि अपने घर की वॉल डिकोर के लिए आप अब्रोड से पेंटिंग खरीदना, ये फुल्ली अलाउड है, वही लिखा है परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। चलिए अगला है हमारा बिजनेस ट्रिप। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस ट्रिप। तो अगर कोई एम्प्लॉय बिजनेस पर्पज, कॉन्फ्रेंस या स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है, तो उस ट्रिप के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है वो इसी कैटेगरी में कवर होता है। किस चीज के लिए लिखा है दोस्तों, फॉर ट्रैवल रिलेटेड टू बिजनेस, कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज ट्रेनिंग, राइट। तो अगर कोई एम्प्लॉय बिजनेस पर्पज, कॉन्फ्रेंस या स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, तो उस ट्रिप के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है वो इसी कैटेगरी में कवर होता है। इसमें की आइडिया क्या है, अगर एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी सारे एक्सपेंस पे कर रहा है तो ये बिल्कुल LRS में ही काउंट ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि इफ एम्प्लॉयर पे, यदि एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी जो है सारे के सारे खर्चे पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कौन होता है दोस्तों, एम्प्लॉयर होती है हमारी कंपनी, राइट। इफ एम्प्लॉयर इज पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कि सारे का सारा खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ये बिल्कुल LRS में काउंट ही नहीं होता। इसका जीरो इंपैक्ट होता है, जीरो डिडक्शन होगा, जीरो यूजेज ऑफ द $2.5 लाख लिमिट, क्योंकि यह कंपनी फंडेड ट्रैवल होता है, पर्सनल LRS का यूजेज नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये क्या है दोस्तों, कंपनी फंडेड ट्रैवल है, ठीक है। इसमें पर्सनल LRS का यूज ही नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयर आपका पे कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयर जो कि पे कर रहा है तो इसको LRS में काउंट मत कीजिए। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, इसका रूल यही सीखा कि देखो एम्प्लॉय डेब्यूटेड बाय कंपनी प्लस कंपनी पे एक्सपेंस, तो ये LRS के बाहर आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि सिंगापुर में कंपनी फंडेड बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, राइट, तो ये इसमें LRS का लिमिट अप्लाई नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमने 2-3 चीजें सीखी यहाँ से कि देखो एम्प्लॉयर पेड फॉरेन ट्रेवल, जीरो इंपैक्ट ऑन LRS, यानी कि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार MCQ में ट्विस्ट करके पूछता है। आप सिर्फ ये लाइन याद रखिए कि कंफ्यूजन खत्म होगा कि देखिए एम्प्लॉयर पेड फॉरेन ट्रेवल, इसका LRS पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आई होप ये याद रहेगा। अब एक बार हम जितना भी फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं, न्यूमेरिकल अभी रूल पढ़े हैं, इसको एक रिकॉल कर लेते हैं, राइट। लेट्स सी। तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि देखो इमिग्रेशन एफएक्स यानी इमिग्रेशन फॉरेन एक्सचेंज यदि आपका $2.5 लाख से ज्यादा का है तो ये अलाउड होता है, लेकिन अलाउड तभी है कि जब इमिग्रेशन जो है रूल्स डिमांड करें और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप शो करें। सिंपल वर्ड में बोलें कि अगर इमिग्रेशन कंट्री बोलती है कि आपको $2.5 लाख से ज्यादा फंड दिखाने या पे करने हैं तो एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आई होप ये याद रहेगा। दूसरा फॉर्मूला हमने ये देखा कि देखो एम्प्लॉयर फंडेड बिजनेस ट्रेवल इज इक्वल आउटसाइड LRS एंड नो लिमिट। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग यही है कि कंपनी अगर आपका बिजनेस ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है, यानी मान लीजिए कि कंपनी आपका बिजनेस ट्रिप क्या कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, तो LRS का मीटर जीरो हो जाएगा, नो LRS, राइट, कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता, राइट। तो LRS का मीटर जीरो, आउटसाइड LRS नो लिमिट। और हमने क्या सीखा, 2 चीजें सीखी, LRS पर्सनल पर्पज के लिए होगा और कंपनी पे LRS स्टे। LRS से पर्सनल एक्सपेंस के लिए कैलकुलेट होता है, और अगर कंपनी पेमेंट कर रही है तो LRS अनटच रह जाता है, बिल्कुल सेफ रहता है।
याद रहेगा ना दोस्तों। अब एक दो क्वेश्चन कर ले। देखिए इस तरह से याद करना है। पहले हमको फॉर्मूला देखना है, रूल समझना है, उसको मेमोरी ट्रिक से समझना है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर एमसीक्यू करेंगे। कंप्लीट बीएफएम को इस तरह से मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दोस्तों जो हमारा केस स्टडीज है, जो न्यूमेरिकल्स है, उसके लिए सेपरेट मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बीएफएम में आपका 50 मार्क्स तो गारंटेड है यदि आप इस तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं तो। चलिए पहला सवाल देखते हैं। अंडर एलआरएस रेजिडेंट 22,50,000 से ज्यादा कब भेज सकता है इमिग्रेशन के पर्पज से? अंडर एलआरएस व्हेन कैन अ रेजिडेंट सेंड मोर देन 2.5 लाख डॉलर फॉर इमिग्रेशन? बताइए। टू बाय फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी अब्रोड, व्हेन इमिग्रेशन अथॉरिटी रिक्वायर हायर फंड, टू इंक्रीज एलिजिबिलिटी पॉइंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्हेन इमिग्रेशन अथॉरिटी रिक्वायर हायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। जब आपकी इमिग्रेशन अथॉरिटी, सिंपल सी बात है कि एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज तब अलाउड है जब इमिग्रेशन अथॉरिटी क्लियरली मेडिकल ट्रीटमेंट। तो एक और इंपॉर्टेंट फेमा का एलआरएस टॉपिक है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड है। तो अगर आपको इंडिया से बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे सर्जरी, कंसल्टेंसी, थेरेपी, ट्रांसप्लांट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, राइट, तो आपको जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है वो एलआरएस के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है दैट यू कैन गेट थ्रू एलआरएस। तो इसमें की आइडिया यही है कि अगर आप $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट का, बिना किसी एस्टिमेट का या डॉक्टर की रिपोर्ट का। $2.5 लाख तक तो ठीक है, यानी कि $2.5 लाख तक नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, लेकिन यदि $2.5 लाख से ज्यादा हो तो उस केस में आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल एस्टिमेट रिक्वायरमेंट होती है। और ये एस्टिमेट इंडिया के डॉक्टर का भी हो सकता है या फिर फॉरेन हॉस्पिटल का भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्जरी के लिए $3 लाख चाहिए हमें, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर का एस्टिमेट देना ही पड़ेगा। तो $2.5 लाख तक तो फ्री फ्लो होता है, लेकिन 2.5 लाख से जैसे ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, तो आपको वहां पे प्रूफ देना पड़ता है। यू हैव टू गिव द प्रूफ। तो ये लॉजिक आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं पेशेंट फॉलिंग सिक अब्रोड। इस केस को जरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि भारत से बाहर टूरिज्म, बिजनेस, ट्रैवल या एजुकेशन के पर्पज से गया हो और सडनली वहां पे बीमार हो गया हो, राइट, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट के लिए तुरंत मिल सकता है अमाउंट। फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है ट्रीटमेंट के लिए, और ये फेमा में जनरल परमिशन के अंदर अलाउ आता है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई अप्रूवल बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एडी बैंक डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर सकता है। यानी दोस्तों ऐसे केस में कोई फॉर्म, कोई स्पेशल परमिशन या कोई वेटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। सिकनेस अब्रोड जनरल परमिशन, प्लीज रिमेंबर इट। बस ट्रीटमेंट का रीजन जेन्यून होना चाहिए। तो यानी जो ट्रीटमेंट का जो रीजन है, राइट, ट्रीटमेंट का रीजन क्या होना चाहिए? जेन्यून होने चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा दोस्तों, सिकनेस अब्रोड जनरल परमिशन। तो एक टूरिस्ट यूके में बीमार पड़ गया, एडी बैंक उसके ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज इमीडिएटली रिलीज कर देता है। सिंपल सा वर्ड है, गया हेल्दी, बीमार हुआ, फिर भी फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है। ठीक है। अब दोस्तों अटेंडेंट अलाउड, इसको थोड़ा देखिए। क्या कर रहा है कि अगर एक पेशेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहा है, तो उसके साथ एक अटेंडेंट, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हेल्पर हो सकते हैं, केयर गिवर हो सकते हैं, वो भी जा सकता है। ही कैन अकम्पनी। और उस अटेंडेंट के ट्रैवल और स्टे के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी अलाउड है। तो जो अटेंडेंट होता है, इसके जो हमारे ट्रैवल और स्टे होते हैं, राइट, इसके ट्रैवल, इसके स्टे के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि पेशेंट के साथ एक केयर टेकर अटेंडेंट का जाना एलआरएस के अंदर परमिटेड पर्पज है। ये अलाउंस मेडिकल ट्रैवल का पार्ट माना जाता है। एलआरएस लिमिट के अंदर कंफर्टेबली कवर्ड होता है। तो यानी सिंपल सी बात है, पेशेंट जा रहा है, एक अटेंडेंट का फॉरेन एक्सचेंज भी स्मूथली क्लियर होगा। तो वही चीज यहाँ कर रहा है कि पेशेंट का लिमिट है $250, अटेंडेंट का लिमिट है $250, टोटल हो गया हमारा $500, $5 लाख पॉसिबल कंबाइंड। ठीक है, तो पेशेंट प्लस अटेंडेंट दोनों को $2.5 लाख जो है मिलता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या बता दिया आपको कि देखिए, पेशेंट का लिमिट है 250 के, अटेंडेंट का लिमिट है 250 के, तो कंबाइंड जो है 500 के इस केस में एप्लीकेबल है, पॉसिबल है। ये डबल विंडो कंसेप्ट बहुत एग्जाम में काम आता है, राइट। तो पेशेंट प्लस अटेंडेंट दोनों का अपना अपना सेपरेट $2.5 लाख का लिमिट है। तो पेशेंट का खर्चा अलग, अटेंडेंट का खर्चा अलग, दोनों अलाउड है। याद रहेगा ना। चलिए, तो हमने वही देखा कि मास्टर टिप क्या है दोस्तों, कि देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड इज इक्वल टू डबल एलआरएस विंडो, इसको बोलते हैं डबल एलआरएस विंडो। पेशेंट का 250 के और अटेंडेंट का 250 के, इसी को ऐड कर दीजिए तो 500 के हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख लीजिए, $2.5 लाख से कम का फॉरेन एक्सचेंज है तो कोई एस्टिमेट नहीं चाहिए। $2.5 लाख से ऊपर का फॉरेन एक्सचेंज है तो आपको एस्टिमेट चाहिए इंडियन डॉक्टर से,
या फॉरेन हॉस्पिटल से। तो जैसे ही आपका $2.5 लाख क्रॉस किया तो वहां तो प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा, प्रूफ मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, प्लीज को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी रिलीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड विदाउट एनी एस्टिमेट। बिना किसी एस्टिमेट का कितना तक दे सकते हैं, तो $2.5 लाख तक दे सकते हैं बिना किसी एस्टिमेट का। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट इज द एलआरएस लिमिट फॉर एन अटेंडेंट अकम्पनिंग अ पेशेंट अब्रोड फॉर ट्रीटमेंट। तो अटेंडेंट का कितना एलआरएस लिमिट होता है, तो बताइए। अभी आपको बताया कि अटेंडेंट का जो एलआरएस लिमिट होता है दैट इज 250K, $2.5 लाख। अब बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्टडीज अब्रोड। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंफर्म्ड एडमिशन मिल गया है तो उस फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट अब्रोड। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंफर्म्ड एडमिशन मिल गया है तो उसके ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, स्टडी रिलेटेड पेमेंट और कोर्स एक्सपेंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज कंप्लीटली अलॉट होता है। तो लिखा है ना, फॉरेन एक्सचेंज अलॉट फॉर ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, स्टडी रिलेटेड पेमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंफर्म्ड एडमिशन अब्रोड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है एलआरएस यानी लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू होता है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, उसमें $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक फॉरेन एक्सचेंज इजीली ले सकता है अंडर एलआरएस। और अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड $2.5 लाख से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी अलॉट है, लेकिन यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्री एस्टिमेट रिक्वायर होता है। वो आपको एडी बैंक को शो करना पड़ेगा, और एडी बैंक यदि सेटिस्फाइड है तो $2.5 लाख का लिमिट भी क्रॉस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला या रूल यही याद रखिएगा कि देखिए $2.5 लाख के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज अलॉट है, लेकिन अलॉट तभी है कि यूनिवर्सिटी जो है फी एस्टिमेट दिखाए या कॉस्ट शीट दिखाए, और प्लस एडी बैंक को डॉक्यूमेंट जेन्युइन और सेटिस्फैक्टरी लगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है फॉरेन बैंक गारंटी नॉट अलाउड। राइट, तो किस केस में फॉरेन बैंक की गारंटी नॉट अलाउड नहीं अलाउड होती है, पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन हियर। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी स्टूडेंट या पेरेंट्स सोचते हैं कि हम फॉरेन बैंक से गारंटी ले लेंगे और उसके बेसिस पर एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, लेकिन फेमा के रूल के हिसाब से ऐसा अलाउड ही नहीं है। आप बस एक लाइन याद रखिए, नो फॉरेन बीजी फॉर एजुकेशन अब्रोड। बस ये याद रखिएगा कि आपको कोई भी विदेशी बैंक अगर आपके फेवर में गारंटी इशू करे एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो ये फेमा का वायलेशन माना जाएगा। कोई मान लीजिए विदेशी बैंक है, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका के सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक जो है ना आपको बीजी दे रही है, बैंक गारंटी दे रही है। राइट, कि आप एडमिशन सिक्योर कर लीजिए इस यूनिवर्सिटी में, तो ये फेमा का वायलेशन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को बोलता है कि मैं फॉरेन बैंक से गारंटी दिलवा देता हूं, ठीक है, तो सिंपल आंसर है परमिटेड ही नहीं है। इसीलिए जब भी एजुकेशन अब्रोड की प्लानिंग करें, फॉरेन बैंक गारंटी का ऑप्शन कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि यह रूल क्लियर कट प्रोहिबिटेड है। फिर सेकंड केस है हमारा स्टूडेंट बिकम एनआरआई। स्टूडेंट बिकम एनआरआई का मतलब क्या हुआ कि अगर दोस्तों जब कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ाई के लिए जाता है तो फेमा के रूल के हिसाब से वो क्या हो जाता है, फेमा के रूल के हिसाब से वो एनआरआई हो जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाता है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, वो एनआरआई तो हो गया, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ही बिकमिंग एन एनआरआई। तो दोस्तों सबसे पहला इंपैक्ट होता है कि स्टूडेंट के बैंक अकाउंट पर इंपैक्ट होता है, कि अगर स्टूडेंट के पास पहले रेजिडेंट सेविंग अकाउंट था, तो अब जैसे ही वो स्टडी के लिए अब्रोड शिफ्ट होगा तो उस अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो जो रेजिडेंट अकाउंट था उसको आपको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना ही करना है, समझे। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि कोई हमारा स्टूडेंट था, वो भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो फेमा के रूल के हिसाब से वो एनआरआई ट्रीट किया जाता है, और उसका जो रेजिडेंट सेविंग अकाउंट था उसको आपको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना ही करना है। और एक और सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि एनआरओ अकाउंट से रेमिटेंस लिमिट जो होता है वो $1 लाख, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट का जो रेमिटेंस लिमिट है वो कितना है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। बस कंडीशन यही है कि पैसा लेजिटिमेट ड्यूज का होना चाहिए। अब लेजिटिमेट ड्यूज का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट ड्यूज का मतलब होता है रेंट, सैलरी, इन्वेस्टमेंट, सो दीज आर कॉल्ड लेजिटिमेट ड्यू। जैसे मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट अपने एनआरओ अकाउंट से $1 मिलियन तक लीगली रेमिटेंस कर रहा है, तो फेमा के हिसाब से ये बिल्कुल अलाउड है। कितना दोस्तों, $1 मिलियन तक। राइट, तो शॉर्ट में फॉरेन जाते ही स्टूडेंट एनआरआई हो जाता है और रेजिडेंट अकाउंट एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने दो चीजें यहां से सीखी, स्टूडेंट अब्रोड ट्रीटेड लाइक एनआरआई एंड एनआरओ अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट कन्वर्टेड टू एनआरओ अकाउंट, प्लस $1 मिलियन रेमिटेंस का पावर हो जाता है। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, तो ये बातें हमने अभी देखी। अब दोस्तों एक फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, जितना बार रिकॉल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि 250K से कम फॉरेन एक्सचेंज है
तो नॉर्मल एलआरएस से हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ, यदि 250K से ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज तो यूनिवर्सिटी फी का एस्टिमेट मैंडेटरी है। सिंपल लाइन है कि देखिए, $2 लाख तक फ्री फ्लो होता है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का शो होता है। फिर हमने बात किया है एनआरओ एनआरओ अकाउंट रेमिटेंस की, देन वी टॉक्ड अबाउट द एनआरओ अकाउंट रेमिटेंस। तो देखिए एनआरओ अकाउंट में जो रेमिटेंस लिमिट होता है वो कितना होता है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर होता है। बस कंडीशन यही है कि पैसा लेजिटिमेट ड्यूज का होना चाहिए, राइट। 1 मिलियन ईयरली अलॉट होता है, बस लीगल होना जरूरी है। आई होप ये याद रहेगा आपको। तो दोस्तों दो चीजें याद रखेंगे, फी के लिए $2.5 लाख और एनआरओ ईच के लिए $1 मिलियन। जबरदस्त ट्रिक है, स्टूडेंट इंस्टेंटली याद रखते हैं, ठीक है। तो फी के लिए कितना बताया आपको, $2.5 लाख, एनआरओ के ईच के लिए $1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि $10 लाख कह सकते हैं आप इसको, 1 मिलियन वही होता है, 10 लाख होता है। चलिए अब हम लोग इस पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको फी का एस्टिमेट मिला $3.5 लाख का यूएस यूनिवर्सिटी से, तो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज की रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम 2.5 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, एक्स्ट्रा अलाउड होगा यूनिवर्सिटी एस्टिमेट से, नहीं अलाउड है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है कि 2.5 लाख तो ठीक है, 2.5 लाख तो लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी अलाउड होता है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी का एस्टिमेट देना पड़ेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेमिटेंस परमिटेड फ्रॉम एन आरओ अकाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड एज एनआरआई। तो मैक्सिमम रेमिटेंस पर कितना परमिट होता है एनआरओ अकाउंट से, अभी बताया आपको, बेसिकली 1 मिलियन होता है, यानी $10 लाख होता है, राइट। प्लीज को याद रखिए, $10 लाख। अब दोस्तों हम लोग थ्रेशोल्ड रूल अंडर टीसीएस। तो टीसीएस तब लगता है जब आपका टोटल एलआरएस रेमिटेंस जो है 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से क्रॉस कर जाता है, लिखा है ना। जब टोटल रेमिटेंस जो है आपका 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा हो जाता है तब टीसीएस लगता है। तो और टोटल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ लिखा है टोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टोटल। तो टोटल रेमिटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट सब मिलाकर कंबाइंड 10 लाख, लिखा है ना कि यू कंबाइन ऑल द एलआरएस कैटेगरी, एजुकेशन, मेडिकल, अदर, ठीक है, सब मिलाकर जो है कंबाइंड 10 लाख से ज्यादा हो जाए तो तब टीसीएस जो है अप्लाई होता है। तो ये एक सिंगल थ्रेशोल्ड है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग लिमिट नहीं होती है। तो इसमें की पॉइंट्स को याद रखेंगे कि 10 लाख का एक ही थ्रेशोल्ड होता है, पूरे एलआरएस के लिए कॉमन होता है 10 लाख का एक थ्रेशोल्ड, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है इसमें, टूर पैकेज जिनके लिए सेपरेट थ्रेशोल्ड होता है वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिया गया है इसके अंदर। तो टीसीएस जो है केवल जो 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है उस पर लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आप जरा फॉर्मूला को सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप जैसे मान लीजिए कि 12 लाख का रेमिट कर रहे हैं, तो टीसीएस आपको 2 लाख लगेगा, क्योंकि 10 लाख के ऊपर 2 लाख है। तो फॉर्मूला यही कहता है कि देखो टीसीएस उस अमाउंट पे लगता है जो 10 लाख के ऊपर जाए। मतलब आपका रेमिटेंस अगर 10 लाख के अंदर है तो टीसीएस नहीं लगेगा, और 10 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा तो टीसीएस लगना शुरू होगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बोलते हैं टीसीएस को। अब दूसरी बात है, टीसीएस का रेट थोड़ा देख लीजिए, वो कैटेगरी वाइज होता है। तो दोस्तों क्योंकि यह पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करते हैं, तो आइए दोस्तों इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन है, एजुकेशन लोन के साथ, ठीक है, तो सबसे इजी कैटेगरी है एजुकेशन लोन के साथ जो रेमिटेंस होता है उसमें टीसीएस ना के बराबर होता है, चाहे पैन नॉर्मल हो या इनऑपरेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन लोन में कोई टीसीएस का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अप टू 10 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि 10 लाख क्रॉस करेगा तो फिर पैन है, नॉर्मल पैन है तो 5%, और यदि इनऑपरेटिव पैन है तो 10% लगेगा। मतलब पहला 10 लाख फ्री है, बाकी 5% या 10% डिपेंडिंग ऑन द पैन। अच्छा, दूसरा है अदर एलआरएस पर्पज। तो अदर एलआरएस पर्पज में हमारा इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा हो सकता है। तो यही रूल थोड़ा हैवी लगता है, बट बहुत सिंपल है कि 10 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा। अब 10 लाख के ऊपर 20% का टीसीएस लगेगा, ठीक है। तो हमने एजुकेशन में क्या देखा, 5% और 10%, और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट और प्रॉपर्टी में हमने देखा कि 10 लाख तक नो टीसीएस, और 10 लाख के ऊपर जो है 20% का टीसीएस लगता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है 20% होता है आफ्टर 10 लाख। फिर एक होता है ओवरसीज टूर पैकेज। ये क्या होता है, तो देखिए टूर पैकेज का रूल अलग है, ध्यान से सुनिए। 10 लाख तक वही नियम है, नॉर्मल पैन 5%, इनऑपरेटिव पैन 10%, और 10 लाख के ऊपर जैसे जाएगा तो 20% फ्लैट लगेगा। तो दोस्तों टूर पैकेज 10 लाख तक क्रॉस किया तो 20% टीसीएस डायरेक्टली लगेगा। तो वही चीज हमारा इसमें भी था, अदर एलआरएस पर्पज में भी था, बस एजुकेशन में कितना था, 10% था, बाकी सब में 20% कर दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं अब्रोड, तो टीसीएस लगेगा
सिर्फ 5 लाख पर, क्योंकि जो 10 लाख के ऊपर है, और रेट क्या रहेगा, 20% का रेट रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि आपने 15 लाख यदि इन्वेस्ट किया तो 20% टीसीएस लगेगा 5 लाख पर। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया हुआ है, ये क्या है स्पेशल नोट, आइए देखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली टूर पैकेज की बात हो रही है कि सबसे पहली बात, टूर पैकेज का 10 लाख थ्रेशोल्ड एलआरएस के 10 लाख थ्रेशोल्ड से टोटली सेपरेट होता है। ठीक है, तो जो 10 लाख का थ्रेशोल्ड है टूर पैकेज का, वो एलआरएस का जो 10 लाख का लिमिट है उससे अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मतलब अगर आपने एजुकेशन, मेडिकल, इन्वेस्टमेंट के थ्रू 10 लाख यूज किए हैं, तब भी टूर पैकेज का अपना इंडिपेंडेंट लिमिट चलेगा। पैन रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो दोस्तों फॉरेक्स कार्ड होल्डर का पैन मैंडेटरी होता है टीसीएस रिपोर्टिंग के लिए एज पर आरबीआई एंड सीबीडीटी। ये एक छोटी सी मिथ टूट जाती है। और दोस्तों अगर एक माइनर चाइल्ड भी फॉरेक्स कार्ड यूज कर रहा है तो उसका भी पैन रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, माइनर हो या मेजर हो, रिपोर्टिंग रूल सेम है। तो एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि टीसीएस तभी ट्रिगर होता है जब 10 लाख क्रॉस हो जाए, एक्सेप्ट टूर पैकेज जिनके पास उसकी अपनी 10 लाख वाली दुनिया है। और दोस्तों इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले मैंने आपको क्या बताया, देखिए एलआरएस का जो टीसीएस का थ्रेशोल्ड है वो 10 लाख का है, कंबाइन फॉर ऑल द पर्पजेस, सभी पर्पज को जोड़ दीजिए, 10 लाख का लिमिट है। और दूसरा फॉर्मूला बताया कि अदर एलआरएस पर्पज में हमारा इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा आ जाएगा। राइट, तो 10 लाख के ऊपर फ्लैट 20% टीसीएस लगता है। राइट, फ्लैट 20% टीसीएस लगता है सेकंड केस में। तो ये पूरे सेक्शन का एक पावरफुल मेमोरी टूल है। 10 लाख का गेट नील और क्रॉस द गेट टीसीएस रेट लगेगा। चलिए अब एक दो सवाल कर लें इस पे। पहला सवाल है कि अंडर द एलआरएस टीसीएस ऑन मेडिकल रेमिटेंस ऑफ 18 लाख विल अप्लाई एट। देखिए 18 लाख अप्लाई कर रहे हैं ना, नॉर्मल पैन है तो 5% लगेगा, मेडिकल वाला केस है तो इसका सही जवाब होगा बी 5%। A resident buy an overseas tour package worth ₹22 lakh with normal PAN, TCS रेट कितना लगेगा? देखिए 22 लाख है तो 20% लगेगा, है ना। जो भी हमारा 12 लाख है, क्योंकि देखिए 10 लाख तो पहले से हटा दीजिए, तो इस 12 लाख पे कितना लगेगा, 20% लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलआरएस रेमिटेंस टू आईएफएससी और गिफ्ट सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिफ्ट सिटी को हम लोग आगे यूनिट नंबर 9 में अच्छे से देखेंगे। तो आईएफएससी इंडिया के अंदर होता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से इसे फॉरेन लाइक जुरिडिक्शन ट्रीट किया जाता है। आईएफएससी होता है कहाँ पे, भारत के अंदर, जैसे गांधीनगर में, राइट। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से इसे फॉरेन लाइक जुरिडिक्शन ट्रीट किया जाता है। दे आर ट्रीटेड लाइक अ फॉरेन जुरिडिक्शन फॉर फाइनेंशियल सर्विस, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कि आप नॉर्मल एलआरएस रूल का यूज करके आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये कहता है कि आप जो है ना नॉर्मल एलआरएस का यूज करके, इफ यू कैन यूज नॉर्मल एलआरएस, राइट, आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट भेज सकते हैं। यू कैन सेंड इन्वेस्टमेंट टू आईएफएससी। नॉर्मल एलआरएस का यूज करके आप आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट भेज सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। यही कहता है कि आप नॉर्मल एलआरएस का यूज करके आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट भेज सकते हैं। बस याद रखिएगा कि आईएफएससी फिजिकल इंडिया में है, पर ऑपरेशन और रेगुलेशन इंटरनेशनली अलाइन होता है। ये ध्यान रखना है कि आईएफएससी फिजिकली कहां पे है जी, भारत में है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है, इसका जो रेगुलेशन है, वो इंटरनेशनली अलाइन होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो एलआरएस के थ्रू आईएफएससी में पैसा भेज सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा रूल है कि हमारे जो रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये एलआरएस के थ्रू आईएफएससी में क्या भेजेंगे, पैसा भेजेंगे एलआरएस के माध्यम से। क्यों भेजेंगे? इन्वेस्टमेंट पर्पज से भेजेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला और रूल सिंपल है कि जो एलआरएस का लिमिट है वो $2.5 लाख है पर फाइनेंशियल ईयर, और ये लिमिट आईएफएससी रेमिटेंस पर भी नॉर्मली अप्लाई होता है। मतलब कोई स्पेशल अलग से कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप $20,000 आईएफएससी अप्रूव्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 लाख के लिमिट के अंदर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ओवरऑल 2.5 लाख लिमिट का अंदर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब जरा बात कर लेते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी में, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि आईएफएससी में आकर इन्वेस्ट किस चीज में कर सकते हैं। तो सिर्फ आईएफएससी में इशू की गई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। यहां देखिएगा केवल लिखा है कि ओनली इन्वेस्टमेंट इज इन सिक्योरिटीज इशूड इन आईएफएससी इज अलाउड। मतलब आपको आईएफएससी में यदि इन्वेस्ट करना है, राइट, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, तो फिर आप केवल उसके जो सिक्योरिटीज वो उन्होंने जो इशू किया इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी, फंड, इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट आईएफएससी के अंदर रजिस्टर्ड या रेगुलेटर अप्रूव्ड है तो ये अलाउड है अंडर एलआरएस। लिखा है ना कि कोई मान लीजिए कोई सिक्योरिटी है, कोई फंड है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रोडक्ट है, आईएफएससी के अंदर रजिस्टर्ड या रेगुलेटर अप्रूवल है, दिस इज अलाउड। लेकिन इंडिया के किसी भी रेसिडेंट, तो फ्रेंड्स
हम अभी आपको बताया कि आईएफएससी में इशू की गई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, यानी अगर कोई सिक्योरिटी फंड इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट आईएफएससी के अंदर रजिस्टर्ड या रेगुलेटर अप्रूव्ड है तो वो एलआरएस के अंदर अलाउड होता है। लेकिन इंडिया के किसी भी रेजिडेंट एंटिटी की सिक्योरिटी इंडिया की किसी भी रेजिडेंट एंटिटी की सिक्योरिटी जो आईएफएससी के बाहर रजिस्टर्ड हो वो अलाउड नहीं है, चाहे आप आईएफएससी के थ्रू ही क्यों ना बाय करना चाहें। तो नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाय एंटिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो कोई एंटिटीज है, कोई मान लीजिए कंपनीज है जो कि रेजिडेंट है, भारत का है, ठीक है, और उसने सिक्योरिटी इशू की है, तो वहां पे उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, यू कैन नॉट इन्वेस्ट देयर। वही कर रहा है कि ओनली इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इशूड व्हेन आईएफएससी इज अलाउड। तो एक स्लेक लाइन में याद रखिएगा कि अलॉट सिक्योरिटी जो है, अलॉट सिक्योरिटी आईएफएससी इशूड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे याद रखिए कि आईएफएससी ब्रोकर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल अलाउड है, लेकिन रिलायंस के शेयर आईएफएससी के थ्रू लेना नहीं अलाउड है, क्योंकि रिलायंस इंडियन रेजिडेंट एंटिटी है, आईएफएससी इशूड नहीं है ना। आप रिलायंस का शेयर आईएफएससी के माध्यम से खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड अंडर द एलआरएस। तो आप बेसिकली क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी में? जो सिक्योरिटी का आईएफएससी इन्वेस्ट इशू किया है केवल उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम एलआरएस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाय एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया आउटसाइड आईएफएससी। तो एलआरएस के माध्यम से आप जो है रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट है आईएफएससी फॉरेन करेंसी अकाउंट का, इसको बोलते हैं एफसीए। तो आप देखिए दोस्तों, आईएफएससी में एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला जा सकता है, लिखा है ना, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट को आप आईएफएससी में ओपन कर सकते हैं, बस इन्वेस्टमेंट रूटिंग के पर्पस के लिए होगा। इसका मतलब है कि इस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं, फिर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकता है, राइट। तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपन इन आईएफएससी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं, फिर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकता है। इसमें की आइडिया यही है कि यह अकाउंट कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, इसका यूज सिर्फ इन्वेस्टमेंट रूटिंग के लिए अलाउड है। इट इज यूज फॉर ओनली फॉर रूटिंग इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक पेमेंट, कार्ड स्वाइप या जनरल यूज के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, नॉट फॉर जनरल यूज और डोमेस्टिक पेमेंट। तो अभी आपको बताया दोस्तों कि वी जस्ट नाउ वी आर टॉक्ड अबाउट द आईएफएससी फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये अकाउंट कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होता है, इसका यूज सिर्फ इन्वेस्टमेंट रूटिंग के लिए अलाउड होता है, आईएफएससी एफसीए अकाउंट। तो फॉर्मूला ऐसा है कि देखिए, अगर इस आईएफसीए में पैसा 15 दिन से ज्यादा आइडल पड़ा है तो उसे वापस अपने आईएनआर अकाउंट में रिपेट्रिएट करना मैंडेटरी है। यदि आइडल फंड 15 दिन से ज्यादा है तो इट मस्ट बी रिपेट्रिएट टू द आईएनआर अकाउंट। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा आईएफएससी एफसीए है ये पार्किंग स्पॉट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्किंग स्पॉट, बस ऑटम रूट लेन है। फिर से बता दो दोस्तों, आईएफएससी का जो एफसीए होता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, ये इसको नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला जा सकता है इन्वेस्टमेंट रूटिंग के पर्पस के लिए। इस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं, फिर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट रूटिंग के लिए अलाउड है, डोमेस्टिक पेमेंट, कार्ड स्वाइप या जनरल यूज के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर 15 दिन से ज्यादा आइडल पैसा पड़ा है तो उसे वापस अपने आईएनआर अकाउंट में रिपेट्रिएट करना ही करना है, मतलब रूटिंग के लिए होता है। चलिए आप दोस्तों इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर $1 यूएसडी को क्रेडिट हुआ 1 जून को, मतलब आपने मान लीजिए कि $1 जो है, $1 जो है क्रेडिट किया, ठीक है, कब क्रेडिट किया? अगर $1 क्रेडिट किया 1 जून को, राइट, और 17 जून तक उसे यूज ही नहीं किया, राइट, तो ये 15 दिन का लिमिट क्रॉस कर दिया। अभी आपको बताया ना 15 दिन का लिमिट है, तो 15 दिन का लिमिट क्रॉस कर गया, इसीलिए पैसा वापस डोमेस्टिक आईएनआर अकाउंट में भेजना मैंडेटरी है। सिंपल रूल है, आईएफएससी का जो एफसीए है इसमें पैसा ज्यादा देर तक पार्क नहीं रह सकता, समझे, यही बताया जा रहा है। अब आता है रिस्ट्रिक्शन पे। तो दोस्तों एक सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन आईएफएससी एफसीए। तो कुछ ट्रांजेक्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जैसे कि डोमेस्टिक सेटलमेंट, लिखा है ना, सम ट्रांजेक्शन, सर्टेन ट्रांजेक्शन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नो डोमेस्टिक सेटलमेंट विद रेजिडेंट यूजिंग आईएफएससी एफसीए। मतलब कि आप आईएफएससी एफसीए के पैसा किसी भी इंडियन रेजिडेंट को पे नहीं कर सकते। आपको बताया ना कि एक तरह का नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट अकाउंट टाइप का होता है, इसमें जो पैसा आपने पार्क किया इसका यूज आप ये नहीं कर सकते कि किसी भारतीय निवासी को पे नहीं कर सकते, चाहे दोस्त हो, वेंडर हो, फैमिली हो, कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो, पेमेंट अलाउड ही नहीं है। दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा कि आईएफएससी का जो एफसीए अकाउंट होता है वो सिर्फ आईएफएससी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, डोमेस्टिक पेमेंट के लिए बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज नॉट फॉर द डोमेस्टिक पेमेंट, राइट। तो देखिए एक लाइन का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आप आईएफएससी एफसीए से अपना इंडियन वाला फ्रेंड को 15,000 रुपया भेजना चाहते हैं, आईएफएससी एफसीए अकाउंट है आपके पास,
और आप 15,000 रुपया अपने भारतीय दोस्त को भेजना चाह रहे हैं, तो बोलता है आईएफएससी दिस इज नॉट अलाउड, एमा बोलता है नॉट अलाउड, क्योंकि आप आईएफएससी एफसीए से अपने इंडियन वाले फ्रेंड को 15,000 भेजना चाह रहे हैं तो नहीं भेज सकते हैं, साफ 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 नियम कहता है। ठीक है, तो आईएफएससी फॉरेन मार्केट इनसाइड इंडिया एलआरएस रूल विल अप्लाई, राइट, एंड बट इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईएफएससी इशूड सिक्योरिटी में ही अलाउड है। ये लाइन कंसेप्ट दोस्तों आपको 100% क्रिस्टल क्लियर बना देगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आईएफएससी जो है, याद रखेंगे, आईएफएससी फॉरेक्स फॉरेन मार्केट इनसाइड इंडिया एलआरएस रूल विल अप्लाई, राइट, लेकिन केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी इशूड सिक्योरिटी में ही। चलिए, तो हमने दो फॉर्मूला देखा कि एलआरएस टू आईएफएससी अलाउड अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, और आइडल फंड यदि आईएफएससी में है 15 दिन से ज्यादा तो उसको आपको आईएनआर अकाउंट में रिटर्न करना है। तो आईएफएससी सिंपल सा बात बोलता है कि इन्वेस्ट फॉर स्पेंड कांट, मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हो बट डोमेस्टिक स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, राइट, आप केवल उसको सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो जो भी आईएफएससी ने इशू किया है। आप डोमेस्टिक में इन्वेस्ट डोमेस्टिक में स्पेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते उस पैसे को, खासकर फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात करें तो। चलिए, अब हम लोग एक दो सवाल कर लेते हैं कि अंडर एलआरएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड व्हेन रेमिटिंग टू आईएफएससी। तो बताइए, अगर एलआरएस के अंदर अगर हम आईएफएससी में रेमिटेंस भेज रहे हैं तो इनमें से क्या अलाउड है? इन्वेस्टिंग इन शेयर ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी थ्रू आईएफएससी, नो नो नो, मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था, आप इंडियन लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी इशूड इन आईएफएससी, एग्जैक्टली सही बात है। मेकिंग डोमेस्टिक, नो नो नो, डोमेस्टिक पेमेंट नहीं कर सकते। कीपिंग आइडल फंड तो 15 दिन तक ही अलाउड है, 60 दिन का अलाउड ही नहीं है। देखिए, यही होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना तो एमसीक्यू बहुत ही आसान लगता है, और हमारा मेन पर्पस यही है इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन के माध्यम से कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों, एलआरएस के थ्रू जब भी आप आईएफएससी यानी कि गिफ्ट सिटी में पैसा भेजते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप सिर्फ आईएफएससी में इशूड हुई सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप वहां के स्पेशली लिस्टेड प्रोडक्ट, बॉन्ड, ईटीएफ या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर आईएफएससी के थ्रू नहीं खरीद सकते। आप आईएफएससी एफसीए यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट से इंडिया में किसी भी रेजिडेंट को पेमेंट नहीं कर सकते, और पैसा आइडल 60 दिन हो गया, 60 दिन तो क्या 15 दिन से ज्यादा भी नहीं रख सकते। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक रेजिडेंट है जो कि $5,000 जो है आइडल रखा है आईएफएससी एफसीए में 20 दिन के लिए, तो क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, अलाउड होता है, इसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। फंड को आईएनआर अकाउंट में रिपेट्रिएट करो और इसको रुपी इनसाइड आईएफएससी में कन्वर्ट कर दो। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है कि आईएफएससी का जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप 15 दिन से ज्यादा पैसा आइडल नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर ये 15 दिन का लिमिट क्रॉस हो जाए, इफ द लिमिट ऑफ 15 डेज इज क्रॉस्ड, ठीक है, तो इस केस में दोस्तों 20 दिन, जैसे इस केस में 20 दिन है, तो सिंपल का काम करना होता है कि पैसा तुरंत अपने डोमेस्टिक आईएनआर बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर करना होता है। इसमें कोई आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कोई कन्वर्जन चाहिए, सिर्फ रिपेट्रिएट करना है। तो सी नंबर करेक्ट होगा। फंड को आपको आईएनआर अकाउंट में रिपेट्रिएट, आइडल बैलेंस का रूल याद रखिएगा, 15 दिन से ज्यादा आइडल रहेगा तो वापस आईएनआर अकाउंट में उसको भेज दीजिए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। हमने ये तो क्वेश्चन तो देख लिया अभी, ओके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस अलाउड अंडर एलआरएस। आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि अगर आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस। तो आइए दोस्तों क्लियर करते हैं कि एलआरएस के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल हर फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक पैसा बाहर भेज सकता है। ठीक है, तो लिखा है ना कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है कितना फंड रेमिट कर सकता है? कैपिटल अकाउंट में $2.5 लाख का लिमिट है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो या ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। मतलब आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं या ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस उन चीजों के लिए होती है जहां पे आपका पैसा फॉरेन एसेट बन जाता है। फॉरेन एसेट में क्या हो सकता है? जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदा, जैसे मान लीजिए शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, फॉरेन कंपनी में स्टेक लेना, लोन देना किसी भी एनआरआई ओवरसीज रिलेटिव को, यहाँ एक बहुत बड़ा लिस्ट है। ठीक है, ये सब चीज हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है कि जैसे ओवरसीज बिजनेस में कैपिटल डालना, फॉरेन बैंक अकाउंट ओपन करना, लोन देना किसी एनआरआई या ओवरसीज रिलेटिव को। जब भी आप लोन भी देते हैं ना किसी एनआरआई या ओवरसीज रिलेटिव को, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉरेन कंपनी में स्टेक लगाएंगे तो है ही है, शेयर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे है ही है, राइट। तो ये सब एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना, इसीलिए इनको कैपिटल अकाउंट हम बोलते हैं। तो इसका गोल्डन रूल याद रखिएगा कि कैपिटल रेमिटेंस अलाउड only if explicitly mentioned in the LRS list।
ये एक्सप्लिसिटली आपको लिखा रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एलआरएस लिस्ट में नाम लिखा है तो अलाउड है, अगर एलआरएस लिस्ट में नाम नहीं लिखा है तो नॉट अलाउड है। गेस वर्क अलाउड ही नहीं है, सिर्फ जो क्लियरली परमिटेड है वही अलाउड है। समझे? मतलब कैपिटल रेमिटेंस अलाउड होता है यदि वो एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए, गेस वर्क इज नॉट परमिटेड। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहां से कि देखिए एलआरएस के अंदर दोस्तों $2.5 लाख पर ईयर अब्रोड भेज सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट से क्या होता है, एसेट कन्वर्ट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लोन फॉरेन करेंसी अकाउंट, रूल क्या कहता है, सिर्फ वही कैपिटल ट्रांजेक्शन अलाउड है जो एलआरएस लिस्ट में क्लियरली लिखा हो, राइट। तो रूल ये कहता है कि वही कैपिटल ट्रांजेक्शन अलाउड है जो एलआरएस लिस्ट में क्लियरली लिखा हो। जैसे फॉरेन बैंक अकाउंट ये अलाउड है, ओपनिंग ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट दिस इज अलाउड अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब एक कंसेप्ट है बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रोड। तो एलआरएस के थ्रू आप इंडिया से बाहर कोई भी प्रॉपर्टी जैसे अपार्टमेंट, विला, लैंड परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आरबीआई अप्रूवल की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों बस एक कंडीशन याद रखिएगा कि सारा आउटवार्ड रेमिटेंस $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं या ज्वाइंटली खरीद रहे हैं तो लिमिट पर पर्सन काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए रूल यही लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि आप दुबई या लंदन में घर लेना है तो एलआरएस का लिमिट फॉलो करना है। मनी जो है ट्रायल क्लीन होना चाहिए, किसी भी टाइप का आरबीआई अप्रूवल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो दुबई में अपार्टमेंट खरीदना बिल्कुल अलाउड है, लेकिन आपको लिमिट परमिसिबल होना चाहिए। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट अब्रोड। तो आज हम 6 कैटेगरी में सबसे पहले 2 कैटेगरी को कवर करेंगे। सबसे पहला लिखा है शेयर ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि अगर आप फॉरेन कंपनी के लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हैं, चाहे वो आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या मान लीजिए नैस्डैक हो, राइट। तो समझिए बात को, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक वाली लिस्टेड शेयर हो या किसी स्टार्टअप के अनलिस्टेड शेयर हो, दोनों अलाउड है। तो आपको मैंने क्या बताया, अलाउड टू एक्वायर एंड होल्ड। आप फॉरेन कंपनी के लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर खरीद सकते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, नैस्डैक वाली लिस्टेड शेयर हो या किसी स्टार्टअप के अनलिस्टेड शेयर हो, दो थार अलाउड। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे एप्पल का शेयर खरीदना हो अलाउड है, किसी यूएस या यूके स्टार्टअप में स्टेक लेना हो वो भी अलाउड है, ठीक है। तो अलाउड टू एक्वायर एंड होल्ड शेयर ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है हमारा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या अलाउड है, तो दोस्तों डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है बॉन्ड, नोट्स, डिवेंचर, बेसिकली कंपनी या गवर्नमेंट को दिया गया लोन, यही ना होता है। तो देखिए इसका सिंपल सी बात है कि अगर आप फॉरेन एंटिटी के बॉन्ड, नोट, डेब्ट, सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, बिल्कुल लीगली अलाउड है एलआरएस के अंदर। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लेना चाहते हैं तो एलआरएस से ले सकते हैं आप। अच्छा फिर लिखा है, तो अभी हमने दो तीन चीजें सीखी, इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि देखिए फॉरेन प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप फुल्ली अलाउड है, लिमिट के अंदर बस होना चाहिए, आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरेन शेयर हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ये भी अलाउड है। फॉरेन बॉन्ड एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ये भी अलाउड है, ठीक है। फिर तीसरा आता है क्वालिफिकेशन शेयर फॉर बिकमिंग डायरेक्टर। देखिए कुछ फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम शेयर रखना मैंडेटरी होता है। कुछ ऐसे फॉरेन कंपनी होते हैं जिनमें डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम शेयर रखना मैंडेटरी होता है। अगर कंपनी बोले कि डायरेक्टर बनने के लिए 1 या 10 शेयर रखना जरूरी है तो ये शेयर एलआरएस के थ्रू खरीदना बिल्कुल अलाउड है, ठीक है ना। कुछ फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर यदि बनना है तो आपको इतना शेयर तो रखना ही होगा, ठीक है। तो वो आप एलआरएस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉरेन कंपनी का डायरेक्टर बनना है और वो बोलता है कि देखो 5 शेयर जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अलाउड है, दिस इज अलाउड अंडर एलआरएस। फिर हम बात करते हैं शेयर इन ल्यू ऑफ सैलरी और डायरेक्टर रिमनरेशन। तो अगर आपको सैलरी या रिमनरेशन के बदले कंपनी शेयर देगी, जैसे कि आपका ईएसओपी हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन हो गया, राइट, जैसे कि आपका आरएसयू हो गया, जैसे कि आपका स्टॉक ग्रांट हो गया, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको सैलरी या रिमनरेशन के बदले कंपनी शेयर देगी तो ये भी अलाउड है, क्योंकि ये सर्विस के बदले कॉम्पेंसेशन होता है, ठीक है। तो शेयर इन ल्यू ऑफ सैलरी और डायरेक्टर रिमनरेशन, जैसे मान लीजिए कि यूएस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको ईएसओपी देती है, दिस इज ऑल्सो अलाउड अंडर एलआरएस। फिर कहता है म्यूचुअल फंड, बीसीएफ, प्रोमिसरी नोट, अनरेटेड डेप्ट। तो देखिए अगर ये कैटेगरी सबसे ब्रॉड होता है कि आप फॉरेन म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, प्रोमिसरी नोट, अनरेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन वीसी फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलाउड है, राइट, प्लीज याद रखेंगे। फिर लिखा है सेटिंग अप जेवी एंड डब्ल्यूएस अब्रोड, यानी ज्वाइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडी। अगर आप फॉरेन में अपनी कंपनी भी बना सकते हैं, चाहे ज्वाइंट वेंचर हो या होली ऑन सब्सिडी हो, बस एक कंडीशन है कि बिजनेस बोनाफाइड होना चाहिए।
बिजनेस क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब जेन्यून होना चाहिए, रियल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यूएस में एक टेक स्टार्टअप में पैसा लगाना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। फिर लिखा है लोन टू एनआरआई, तो रेजिडेंट इंडिया अपने एनआरआई क्लोज रिलेटिव को, फिर से देखिए यहाँ पे आया है क्लोज रिलेटिव, ये क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। देखिए दोस्तों, रेजिडेंट इंडियन अपने एनआरआई क्लोज रिलेटिव को लोन दे सकते हैं, चाहे लोन इंडियन रुपीज में हो या लोन फॉरेन करेंसी में, इट डज नॉट मैटर। तो लोन कैन बी इन इंडियन रुपीज और लोन कैन बी इन फॉरेन करेंसी, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि क्लोज रिलेटिव का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 77 कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन है, इसमें पेरेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, इन लॉ, मतलब डायरेक्ट फैमिली सर्कल आता है हमारा, ठीक है। तो रेजिडेंट इंडियन अपने एनआरआई क्लोज रिलेटिव को लोन दे सकते हैं, ये भी हमारा एलआरएस के अंदर परमिटेड है। तो एक बार क्विकली रिकैप कीजिए। पहले मैंने बोला कि देखो, डायरेक्टर बनने के लिए जो रिक्वायर्ड शेयर होता है वो आप एलआरएस के थ्रू रेमिट कर सकते हैं। ईएसओपी या शेयर फॉर सैलरी एलआरएस के थ्रू रेमिट कर सकते हैं। फॉरेन म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, नोट्स, अनरेटेड डेब्ट, दिस इज ऑल्सो अलाउड। जेबी या ओडब्ल्यूएसओ, ज्वाइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडी हो, दिस इज अलाउड। और लोन टू एनआरआई, एनआरआई को जो लोन दिया जाता है ये भी अलाउड है, लेकिन बस याद रखना है कि वो जो जिसको आप लोन दे रहे हैं वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। दोस्तों, फ्री वाला कंटेंट यहीं तक है, आगे का कंटेंट पेड मेंबर के लिए है। यदि आप भी इस तरह के कंटेंट को चाहते हैं तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। इसी प्रकार से एक एक चीज को मैं 3 से 4 बार रिपीट करूंगा ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, और फिर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तब तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और फिर डेली मैं आपको क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जब उस क्विज को अटेंड करेंगे, क्यों नहीं आपको 100 में 100